डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है प्रभावपूर्ण मांग और इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। लास्ट लेक्चर में हमने प्रभावपूर्ण मांग को निर्धारित करने वाले दो तत्व एग्रीगेट डिमांड फंक्शन यानी कि कुल मांग फलन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन यानी कुल पूर्ति फलन के बारे में अध्ययन किया था। और जहाँ पर जिस बिंदु पर ये दोनों बराबर होते हैं वहाँ पर प्रभावपूर्ण मांग किसी भी अर्थव्यवस्था में निर्धारित होती है और वहीं पर रोजगार और उत्पादन का स्तर निर्धारित होता है। इस चीज़ को हम प्रभावपूर्ण मांग के कंसेप्ट को आज हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। आपको डायग्राम देख करके समझ आ रहा होगा कि इस डायग्राम में रेखाचित्र वन में जो ये एक एडी कर्व है, ये एडी कर्व समस्त मांग वक्र है जो कि रोजगार के स्तर के साथ बढ़ता जा रहा है। एडी कर्व रोजगार जैसे जैसे बढ़ता जाता है समस्त मांग वक्र बढ़ता जाता है, क्योंकि रोजगार के साथ आय प्राप्त होती है और उस बढ़ी हुई आय से अर्थव्यवस्था में मांग उत्पन्न होती है। रेखाचित्र 1 में समस्त मांग वक्र एडी है और समस्त पूर्ति वक्र एएस है। ये जो एएस वक्र है ये समस्त पूर्ति वक्र है। दिस इज एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। ये दोनों वक्र ई बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। दिस ई बिंदु, ये दोनों वक्र ई बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। यही प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है और इस संतुलन की अवस्था में रोजगार का स्तर ON2 होगा। दिस इज ON2 ये रोजगार का स्तर होगा जब अर्थव्यवस्था में ई प्रभावपूर्ण मांग है, जहां D इज इक्वल टू Z यानी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होगी। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगी। यह उद्यमियों के कुल अधिकतम लाभ का बिंदु है। उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर्स जो कि उत्पादन का कार्य करते हैं, उनके लिए ये अधिकतम लाभ का बिंदु होता है। इसके विपरीत रोजगार के नीचे स्तरों पर उद्यमियों का कुल लाभ कम होगा। फॉर एग्जाम्पल ON स्तर पर अगर उत्पादन किया जाए जो ON2 से कम है, अगर N1 स्तर पर ही उत्पादन किया जाता है तो LN1 इज ग्रेटर देन ML1, N बिंदु और M बिंदु, तो N1L इज ग्रेटर एंड N1M इज लेस। यानी इस बिंदु पर समग्र मांग वक्र ऊंचा है और समग्र पूर्ति वक्र नीचा है। आप इसको डायग्राम में भली भांति देख सकते हैं। LN1 इज ग्रेटर देन MN1, है ना। तो ऐसी स्थिति में यह प्रत्याशित आय आवश्यक आय से, यहाँ पर प्रत्याशित आय आवश्यक आय से अधिक है और अधिक व्यक्तियों को रोजगार पर रखना लाभप्रद होगा, क्योंकि जितनी पूर्ति है उसकी तुलना में मांग अधिक है। तो हम और व्यक्तियों को रोजगार पर लगाकर उत्पादन के स्तर को और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पूर्ति से मांग अधिक है। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, इसके विपरीत अगर रोजगार का स्तर NF हो जाता है, NF अगर रोजगार का स्तर NF हो जाता है तो उद्यमियों की कुल लागत EF-NF होगी, जबकि प्रत्याशित आय RNF होगी। प्रत्याशित आय RNF और प्रत्याशित लागत इस NF-EF। यानी यहाँ पर सप्लाई अधिक है और डिमांड कम है, because EF-NF is greater than RNF। RNF कम है और ENF
अधिक है। तो इस समय EFNF इज ग्रेटर देन RNF होने से उद्यमियों को REF हानि उठानी पड़ेगी। तो ये जो हिस्सा है ये उद्यमी के लिए हानि उठाने का पड़ेगा। अतः रोजगार घटाना ही लाभकर होगा तथा समस्त मांग फल को ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम मांग फल को बढ़ाकर EF वाले बिंदु पर ले आते हैं तब जाकर अर्थव्यवस्था सामान्य लाभ की स्थिति में होगी। तो ये जो प्रभावपूर्ण मांग का कंसेप्ट है ये बताता है कि ई बिंदु ऐसा बिंदु है जहाँ पर समस्त मांग वक्र समस्त पूर्ति वक्र को काटता है और यहाँ पर मांग सब पूर्ति के बराबर हो जाती है। तो इस बिंदु को हम प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु कहते हैं और ये जो ई बिंदु है ये साम्य का बिंदु कहलाता है और प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु कहलाता है। ठीक है। कीन्स के अनुसार यह मान्यता थी कि समस्त पूर्ति फलन अल्पकाल में स्थिर रहता है लेकिन दीर्घ काल में समस्त पूर्ति फलन को भी बढ़ाया जा सकता है। कीन्स ने रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार की सामान्य अवस्था की आलोचना करते हुए बताया कि अर्थव्यवस्था में सामान्य अल्प रोजगार स्तर पर ही संतुलन हो जाता है। इस बिंदु पर आने से पूर्व आप इस डायग्राम को समझ लीजिए कि पूर्ण मांग पर संतुलन में सदैव पूर्ण रोजगार हो यह आवश्यक नहीं है। ये जो पूर्ण रोजगार का बिंदु ई है, ई बिंदु जो पूर्ण रोजगार का बिंदु है यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रभावपूर्ण मांग के बिंदु पर अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार हो। प्रभावपूर्ण मांग द्वारा रोजगार के संतुलन स्तर का निर्धारण हम आगे करते हैं। लेट अस सी। अब हम जाते हैं चित्र 2 पर। चित्र 2 पर जो यह स्पष्ट करता है कि प्रभावपूर्ण मांग पर संतुलन में सदैव पूर्ण रोजगार आवश्यक नहीं है बल्कि प्रभावपूर्ण मांग द्वारा रोजगार के संतुलन स्तर का निर्धारण जब हम करते हैं तो वो लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट यानी पूर्ण रोजगार से कम पर हो सकता है। इस चित्र 2 को अब हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो कीन्स ने इसको कैसे समझाया कि कीन्स ने प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार की सामान्य अवस्था की आलोचना करते हुए बताया कि अर्थव्यवस्था में सामान्यतः अल्प रोजगार स्तर पर ही संतुलन हो जाता है। समस्त मांग फलन और समस्त पूर्ति फलन के साम्य से निर्धारित पूर्ण रोजगार पर संतुलन में जो रोजगार स्तर निर्धारित होता है वह सदैव पूर्ण रोजगार स्तर होना आवश्यक नहीं है। यह अल्प रोजगार संतुलन दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। चित्र 2 में प्रभावपूर्ण मांग के ई बिंदु पर स्थापित संतुलन पर रोजगार ON है। दिस ई पॉइंट जहाँ पर रोजगार ON है जो पूर्ण रोजगार के स्तर ONF से कम है। ये पूर्ण रोजगार का स्तर NF है, ONF है और N पूर्ण रोजगार के स्तर से कम है। अतः पूर्ण रोजगार के स्तर पर पहुंचने के लिए प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि आवश्यक है। यहाँ से यहाँ तक रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करना आवश्यक है। इस डायग्राम 2 को अब हम और डिटेल में स्टडी करते हैं। कीन्स की मान्यता थी कि अल्पकाल में उत्पादन की तकनीकी दशाओं, कच्चे माल और भौतिक साधनों की मात्रा में विशेष परिवर्तन संभव नहीं होने से अल्पकाल में, है ना, इन सारी चीज़ों में तकनीकी दशाओं, कच्चे माल, भौतिक साधनों की मात्रा में
विशेष परिवर्तन संभव नहीं होने से समस्त पूर्ति फलन दैट इज एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन तो स्थिर रहता है और रोजगार स्तर को निर्धारित करने में समस्त मांग फलन एग्रीगेट डिमांड फंक्शन ही अधिक महत्वपूर्ण होता है अल्पकाल में। अतः समस्त मांग फलन में वृद्धि करके ही प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु अल्प रोजगार के ई बिंदु से पूर्ण रोजगार के ई एफ बिंदु तक बढ़ाया जा सकता है। इसे हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो हमारा ए डी डिमांड फंक्शन है और जो ए डी सप्लाई फंक्शन है, ए एस सप्लाई फंक्शन है, अल्पकाल में सप्लाई फंक्शन स्थिर रहता है तो अल्पकाल में हम मांग वक्र को बढ़ाकर फुल एम्प्लॉयमेंट पर ले जा सकते हैं, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई को हम अल्पकाल में नहीं बढ़ा सकते हैं। चित्र 2 में एक ए एस समस्त पूर्ति वक्र है, जबकि ए डी प्रारंभिक मांग वक्र तथा ए डी प्रारंभिक मांग वक्र, ए डी एफ बढ़ा हुआ मांग वक्र है। प्रभावपूर्ण मांग के ई बिंदु पर रोजगार का स्तर ओ एन है, जहां समस्त मांग वक्र ए डी एवं समस्त पूर्ति वक्र ए एस परस्पर एक दूसरे को काटते हैं। ई बिंदु पर यह अल्प रोजगार संतुलन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का द्योतक है, जबकि उपभोग व्यय सी, विनियोग व्यय आई अथवा सार्वजनिक व्यय जी में वृद्धि करके नए मांग वक्र 2 ADF वक्र के द्वारा प्रभावपूर्ण मांग का नया बिंदु EF प्राप्त होता है। ये नया बिंदु नया ADF है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन नया है ये, जो कि EF बिंदु पर काटता है, जहां हम पूर्ण रोजगार के स्तर ONF पर पहुंच जाते हैं। ये पूर्ण रोजगार का स्तर है। स्पष्ट है कि प्रभावपूर्ण मांग पर सदैव पूर्ण रोजगार आवश्यक नहीं है। अगर प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण निम्न स्तर पर ही हो जाता है तो अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार की स्थिति होगी और प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि द्वारा अल्प रोजगार स्तर से पूर्ण रोजगार स्तर पर पहुंचने का प्रयास किया जाता है। चित्र 2 में बढ़ी हुई प्रभावपूर्ण मांग EF बिंदु पर पूर्ण रोजगार का स्तर ONF है। यह रोजगार का अधिकतम स्तर ऑप्टिमम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। इससे पूर्व के समस्त प्रभावपूर्ण मांग बिंदु अल्प रोजगार स्तर यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट को दर्शाते हैं। ई बिंदु अंडर एम्प्लॉयमेंट को दर्शाता है, जबकि EF बिंदु पूर्ण रोजगार स्तर को बताता है। NF बिंदु पूर्ण रोजगार स्तर को बताता है, जबकि N बिंदु लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट को बताता है। तो ये प्रभावपूर्ण मांग का कंसेप्ट, जो कि खास तौर से कीन्स इसमें स्पष्ट करना चाहता है कि पूर्ण रोजगार का बिंदु जो है वो प्रभावपूर्ण मांग हमें पूर्ण रोजगार के बिंदु से पहले भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन अगर हम अल्पकाल में मांग वक्र को बढ़ाते हैं तो हम प्रभावपूर्ण मांग को पूर्ण रोजगार स्तर पर भी ले जा सकते हैं। ये कीन्स का जो बेसिक सिद्धांत है, उत्पादन तथा रोजगार सिद्धांत, इसका हमने अध्ययन किया। आई थिंक ये दोनों डायग्राम्स चित्र 1 और चित्र 2 दोनों आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।